नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज का मेरा विषय आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकार नागार्जुन हैं। उपविषय कृतिकार एवं कृतियाँ, द्वितीय सिंदूर तिलकित भाल कविता के पद्यांश की व्याख्या है। 1910 ईस्वी में कवि नागार्जुन का जन्म हुआ था। काव्य के अलावा इन्होंने उपन्यास की भी रचना की है, लेकिन कविता के क्षेत्र में अग्रणी रहे और बहुरंगी प्रतिभा होने के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकारों में इनकी गिनती होती है। राजनीतिक चेतना से प्रभावित नागार्जुन सामान्य जन को वाणी देते हैं, सामान्य जन की पीड़ा से दुखित होते हैं और इसी कारण इन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर आपातकाल का घोर विरोध किया था। इन्होंने ग्रामीण जीवन की समस्याओं को लेकर उपन्यासों की भी रचना की है। इसके अलावा यदि हम वादों की दृष्टि से देखते हैं तो प्रयोगवादी एवं प्रगतिवादी दोनों ही तरह की काव्य इन्होंने अपने लेखनी से लिखे हैं। इनके काव्य की संवेदनाओं को यदि हम रेखांकित करते हैं तो 3 प्रकार की संवेदनाएं हमारे सामने आती है। प्रथम, मानवीय संभावनाओं के प्रति इन्होंने आस्था व्यक्त की है। इसमें मानवीय संबंधों, रिश्तों और उनके रागात्मक संबंधों को लेकर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो दूसरी, इनकी कविताएं जनवादी भावना को लेकर लिखी गई है। इसमें राजनीतिक अव्यवस्था और धार्मिक रूढ़िवाद पर करारा व्यंग भी किया है। इसके अलावा इनकी कविताएं उद्बोधनात्मक भी रही है, लेकिन ये कविताएं चिंतन के पक्ष से ही अधिक प्रभावी रही है, कलात्मक रूप से अधिक प्रभावित नहीं हो पाई है। इन्होंने भस्मांकुर नाम का प्रबंध काव्य की भी लिखा है। इसके अलावा बादल को घिरते देखा है, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा है हमने आदि काव्य संग्रहों की रचना की है। व्यंग इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। तो दूसरी, मानवीय संबंधों के रागात्मक पक्ष को उभारने का कार्य भी इन्होंने किया है। उसके प्रति भी इन्होंने आस्था व्यक्त की है और मानवीय संबंधों के प्रति आस्था व्यक्त की है। तो ये मानवीय पीड़ा से भी प्रभावित रहे हैं, जनमानव की पीड़ा को देखकर इतने दुखित रहे हैं कि सरकारों पर व्यंग करते हैं और फिर उसके बाद में जनता को उद्बोधन देने का भी कार्य करते हैं। 1998 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है, लेकिन आज भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ये जीवित हैं। ये कभी आउट ऑफ डेट नहीं होंगे, ये हमेशा अप टू डेट ही रहेंगे। अब इनकी कविता सिंदूर तिलकित भाल के पद्यांश की व्याख्या करते हैं। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए। यह उच्छ्वास हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कभी कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हा ना किंतु और परंतु। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध। यहाँ है प्रत्यक्ष ओ अनुमान, यह स्मृति विस्मृति सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। स्मृति नामक मनोभाव को लेकर यह पद्यांश नागार्जुन के अपने जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि की याद को बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करता है। कवि अब प्रवासी हैं,
प्रवासी का जीवन जी रहे हैं और वो कहते हैं, घोर घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। आज मैं घोर निर्जन में पड़ गया हूँ, परिस्थितियों ने मुझे अकेला बना दिया है। ऐसे में सिंदूर के तिलक से युक्त तुम्हारा मस्तक मुझे याद आता है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन व्यक्ति है जिसको समाज नहीं चाहिए। और सामाजिकता के पक्षधर कवि नागार्जुन को तो समाज चाहिए, समाज ही से तो उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया है, समाज से ही उन्होंने संवेदनाएं ली है, समाज से ही उन्होंने चिंतन लिया है, समाज को ही उन्होंने अभिव्यक्त किया है, समाज के बीच में ही रहकर उन्होंने जीवन को पाया है, जीवन को जिया है। तो समाज तो कौन है जिसको नहीं चाहिए। व्यक्ति मूलतः सामाजिक प्राणी है, तो हर व्यक्ति को समाज चाहिए, कवि को भी समाज चाहिए। कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, किसको एक दूसरे से काम नहीं पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के सहयोग से ही अपने जीवन को पूर्ण कर पाता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने जीवन की परिपूर्णता के लिए या अपने जीवन को आनंदित भाव से जीने के लिए ही तो रहता है। इसीलिए तो उसने समाज का निर्माण चाहिए किया है। किसको किसी का सहयोग नहीं चाहिए। कौन कह सकता है कि मैं अकेला रह सकता हूँ, कौन कह सकता है कि मैं अकेला इस जीवन को आनंदित रूप से जी सकता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। किसको किसका साथ नहीं चाहिए, सभी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का साथ चाहिए। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए ये उच्छ्वास, उसका उच्छ्वास शून्य में टकरा कर चला जाए, ऐसा कौन चाहेगा। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके हृदय की संवेदनाओं को, हृदय की भावनाओं को समझने वाला कोई दूसरा उसके साथ हो। इसीलिए तो वो समाज का निर्माण करता है, इसीलिए तो वो परिवार का निर्माण करता है। आज मैं घोर परिस्थितियों में निर्जन में हो गया हूँ, अकेला हो गया हूँ, लेकिन समाज की याद, सिंदूर तिलकित भाल की याद मुझे हर समय आती रहती है, सताती रहती है। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। मैं कोई पत्थर नहीं हो गया हूँ। पत्थर में कहा जा सकता है कि संवेदनाएं नहीं होती है, वो निर्जीव है, तो वैसा निर्जीव पत्थर में नहीं हो गया हूँ कि जिसको कहीं भी पटक दिया जाए, कहीं भी डाल दिया जाए। मैं ऐसा पत्थर नहीं हो गया हूँ। मैं तो समाज के द्वारा निर्मित, समाज से उत्पन्न, समाज से ही पूर्णता को प्राप्त करने वाला नागार्जुन हूँ, कवि हूँ। और मुझे कहीं भी डाल दो तो मैं अच्छी तरह से नहीं जी पाऊँगा। मुझे हर समय समाज चाहिए, समाज के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं किसी भी बात का विरोध ही नहीं करूँ, मुझे अकेला छोड़ दो फिर भी मैं विरोध ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस स्थिति में नहीं रह सकता हूँ। करेगा कुछ नहीं अनुरोध, वो प्रार्थना नहीं करेगा क्या, वो अकेला हो जाएगा, परिस्थितियों से दुखित हो जाएगा, परिस्थितियों से कष्टप्रद स्थिति में आ जाएगा, तो क्या वो प्रार्थना भी नहीं करेगा, क्या वो अनुरोध भी नहीं करेगा, क्या वो इस बात का विरोध भी नहीं करेगा। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैं कोई पत्थर नहीं हूँ, पत्थर के पास तो वेदना भी नहीं होती है, इसीलिए उसमें निश्वास नहीं उठता। और जो मनुष्य है उसके में तो संवेदना है, उसको वो महसूस करता है, वो दुखित होता है तो निश्वास भी छोड़ता है, अपने आप को अभिव्यक्त भी करता है। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं कोई साधारण जंतु नहीं हूँ, यहाँ किंतु और परंतु भी ना हो, ऐसा नहीं है। यहाँ सभी प्रकार की संवेदनाएं विद्यमान हैं। मुझ में हर्ष है, विषाद है, चिंता है, क्रोध है, जो मनुष्य की मूलभूत संवेदनाएं होती वो सभी मुझ में भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊं, क्योंकि मेरी संवेदनाओं को अभिव्यक्ति समाज के द्वारा मिलती है, मेरी संवेदनाओं को सहारा समाज के द्वारा मिलता है, मेरी संवेदनाओं को पूर्ण रूप समाज के द्वारा मिलता है, मेरी संवेदनाओं को
पक्ष समाज के द्वारा मिलता है, लोगों के द्वारा मिलता है, परिवार के द्वारा मिलता है। मैं कोई पत्थर नहीं हूँ जो बिना संवेदनाओं के रह लूँ, अकेला रह लूँ। यहाँ सुख दुख का अवबोध है। मैं सुख भी महसूस करता हूँ और दुख का भी संज्ञान लेता हूँ। यहाँ है प्रत्यक्ष ओ अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति सभी के स्थान। मेरे अंदर स्मृति और विस्मृति के लिए भी स्थान है। मैं कुछ चीज़ों को भूल भी जाता हूँ तो कुछ चीज़ें हर समय हर सांस के साथ मुझे मेरी स्मृति में रहती है, मुझे याद रहती है, मुझे लगातार या तो सताती रहती है या आनंदित करती रहती है। या आनंदित करने वाली स्मृतियों की याद आज उन परिस्थितियों के बदल जाने के कारण दुखित करती है कि मैं किन परिस्थितियों में आ गया हूँ और किस आनंददायक स्थिति में मैं रहा करता था। तो मेरे अंदर सभी प्रकार की संवेदनाएं हैं। मैं याद भी करता हूँ, मैं भूलता हूँ, मैं प्रत्यक्ष जीवन भी जीता हूँ, तो मैं अनुमान भी लगाता हूँ, मैं कल्पना भी करता हूँ। तो मैं समाज का प्राणी हूँ और मैं पत्थर नहीं हूँ, पाषाण नहीं हूँ, संवेदनाओं से रहित नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ और मुझ में मानवीय संवेदनाएं, मानवीय रागात्मकता के प्रति आस्था, उसके प्रति श्रद्धा, उसको प्राप्त करने की अभिलाषा सभी कुछ विद्यमान है। तभी तो तुम याद आती प्राण हो गया हूँ, मैं नहीं पाषाण। इसीलिए तो है मेरी प्राण प्रिय, तुम मुझे याद आती हो जब मैं अकेला हो गया हूँ, जब मैं कष्टप्रद जीवन जी रहा हूँ, कष्टमय जीवन जी रहा हूँ, जब मैं निर्जन स्थिति में निर्जन जीवन जी रहा हूँ, परिस्थितियाँ मेरे विपरीत है, तब तुम मुझे याद आती हो। क्यों कि मुझे ऐसा लगता है कि विपरीत परिस्थितियों में यदि तुम्हारे रूप में समाज का मेरे साथ होता तो ये परिस्थितियाँ इतनी विपरीत नहीं होती, इनका घनत्व कम हो जाता, इनका कष्ट कम हो जाता। विपरीत परिस्थितियों के प्रति संघर्ष तो विद्यमान रहता, लेकिन उनके प्रति दर्द यदि तुम मेरे साथ होती, मेरा सहारा बनती तो कम हो जाता। इसीलिए मुझे याद आती हो, क्योंकि तुम मेरा सहारा रही हो। याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम की कभी थमने न देगी पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरुणी गाँव, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और तालम खान, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वेणु वनवी नीलिमा के निलय अति अभिराम। तो अर्थात कवि कहते हैं कि आज मैं निर्जन प्रदेश में अकेला हूँ। मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहता। और उस समय जब वो बहुत अधिक कष्टप्रद होता है तब वो कभी नहीं चाहता कि मैं अकेला रहूँ। तब उसके अकेलेपन की खोज नहीं करता है, तब वो समाज की खोज करता है, सहारे की खोज करता है, अपनों की खोज करता है, स्वजनों की खोज करता है। और आज मैं भी यही कर रहा हूँ। और जब मुझे पता है कि मेरे स्वजन मुझसे दूर हैं तो मुझे उसमें उनकी स्मृति विचलित किए हुए है। याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम की कभी थमने न देगी पाँख। मुझे अपने स्वजन याद आते हैं जिनकी अमृत से भीगी हुई आँख मुझे आशीर्वाद दिया करती थी, मुझे प्रेम से देखा करती थी, वो मुझे याद आती है। और स्मृति विहंगम अर्थात स्मृति रूपी पक्षी के पंख कभी नहीं थमने वाले हैं। ये पक्षी लगातार उड़ान भरता रहेगा, उनकी याद मेरे जीवन में हमेशा विद्यमान रहेगी, मुझे हमेशा उनकी याद आती रहेगी। याद आता मुझे वह तरुणी ग्राम, वो तरुणी ग्राम जो मेरी मातृभूमि है, जहाँ पर मैं खेला करता था, पला बड़ा हुआ था, जहाँ मेरा पोषण हुआ था, वो मुझे याद आता है, वो मेरे हृदय में निवास करता है। याद आता मुझे वह तरुणी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम। आज मेरे पास विश्व की सर्वश्रेष्ठ
पुष्प और फल हैं, लेकिन मुझे वो आम याद आते हैं, वो लीचियाँ याद आती है, वो जंगल का प्रदेश याद आता है, वो जंगली वातावरण याद आता है, वो आदिम जीवन याद आता है। मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, वो सुंदर भूभाग मुझे याद आते हैं, मेरे स्मृति में लगातार निवास करते हैं, मुझे विचलित करते हैं। मैं उनकी यादों के सहारे अपने कष्टों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। याद आते धान, वो धान की फसलें याद आती है, वो खेत याद आते हैं, वो खलियान याद आते हैं, याद आते कमल कुमुदनी और तालम खाल, और वो जो ताल तलैयों में कमल और कुमुदनी खिला करते थे वो मुझे याद आते हैं। याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, और मुझे वो फसल से युक्त जनपदों के नाम याद आते हैं। मिथिला में फसल हुआ करती, बहुत फसल हुआ करती है, उपजाऊ भूमि है, वहाँ कृषि बहुत विपुल मात्रा में हुआ करती है, कृषि जनित सभ्यता है, और कृषि को गौरव प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने गांवों के नाम भी कृषि सभ्यता को लेकर के उस पर आधारित लिखे रखे हैं। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों के नाम भी कृषि जनित सभ्यता पर आधारित लिख रखते हैं। वो सब मुझे याद आते हैं। याद आते वेणुवन वे नीलिमा के निलय अति अभिराम, और वो बांस के वन याद आते हैं, बांस के वनों के लिए वो क्षेत्र प्रसिद्ध रहा है, वो मुझे याद आते हैं, जहाँ मैं जन्म लिया हूँ, जहाँ मैं पला हूँ, जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की है। माता पिता के आंचल में जो सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन मैंने देखा है वो सब मुझे याद आता है। वो घर मुझे याद आते हैं, वो सुंदर सुंदर जीवन मुझे याद आता है। वो जीवन चाहे जंगल का जीवन है, चाहे वहाँ सभ्यता नहीं आ पाई थी, लेकिन वहाँ मेरी संवेदनाओं को पोषण मिला था, संवेदनाओं का विकास हुआ था। वहाँ मैंने एक निश्चिंत वातावरण देखा था, मेरी रागात्मक भावनाओं को अभिव्यक्ति मिली थी। वो सब मुझे याद आते हैं। उन सभी को मैं याद करते रहता हूँ, और वो यादें एक ओर मुझे विचलित भी करती है, दूसरी ओर कष्टप्रद परिस्थितियों में सहारा भी बनती है। इस तरह से इस पद्यांश को स्मृति नामक मनोभाव को लेकर अभिव्यक्त किया है समाजवादी विचारधारा के कवि नागार्जुन। समाज से दूर रहकर विचलित रहते हैं, जमीन से जुड़े कवि हैं, मिथिला इनकी मातृभूमि है। जिस तरह से पंत ने उत्तरांचल कुमायूनी की प्रकृति को हृदयंगम किया है, वैसे ही इन्होंने मिथिला के जंगलों को, वहाँ की फसलों को, वहाँ के जनपदों को, वहाँ की भाषा को हृदयंगम किया है, जो एक ओर विचलित भी करता है, दूसरी ओर सहारा भी बनता है। प्रवासी की पीड़ा को इन्होंने इस पद्यांश में बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, क्योंकि जीवन के रागात्मक पक्ष को इन्होंने अभिव्यक्त किया है। अनुप्रास की छटा यहाँ पर दिखाई देती है। अभिधा में लिखा गया ये पद्यांश स्मृति नामक मनोभाव को ले पर आधारित मानव मन के रागात्मक संबंध को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सफल हुआ है। धन्यवाद।